हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपका रितेश सिंह हाजिर हूँ फिर से एक बार केमिकल काइनेटिक्स में अगले टॉपिक के साथ। और ये अगला टॉपिक है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली देखना, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। थ्योरेटिकली हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन का रेट होगा। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। एक्चुअली कोई भी केमिकल रिएक्शन तब प्रोसीड होता है ना जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होता है। और जितना कॉलिजन कैसे ज़्यादा होगा, जैसे समझना, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.2 मोल पर लीटर है और कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 0.8 मोल पर लीटर है। अब समझना, 0.8 मोल पर लीटर वाला में कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना सॉल्यूशन का। अब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कॉलिजन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं, इस चीज़ को रेट लॉ से, है ना। तो हम लोग रेट लॉ को समझने से पहले क्या हेडिंग देंगे? रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अब देखना, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट मतलब रेट को हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कैसे किए हैं। अगर हम लोग सिंपली बोलें कोई रिएक्शन हुआ R और यहाँ पे आपका रहा प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रहा, अगर इसके पीछे आगे कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगा है, जैसे यहाँ पे n लगा है, चलिए यहाँ भी n लगा है, यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे x है। चलो अब देखना, तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये जो रिएक्शन हुआ, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर A। अब ये A कहाँ से आया भाई साहब? तो A को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया, थ्योरेटिकली नहीं। थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द सम पावर्स। और ये पावर जो है ना, वो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग इसको कहाँ पे पढ़ते हैं? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट लॉ के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे रेट लॉ। कोई पूछे कि रेट लॉ क्या है? तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द कंसंट्रेशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to concentration of reactant raised to the power some कांस्टेंट, रेज टू द पावर सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर A। अच्छा, इसको हम लोग अगर प्रोपोर्शनल को हटाएं तो एक कांस्टेंट दे सकते हैं, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू R पावर A। अब देखना, अगर दो रिएक्टेंट हो जैसे M1A प्लस M2B मिलके बना दिया कोई प्रोडक्ट, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y। देखना फिर से, ये M1 या M2 नहीं होगा, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होगा। हो सकता है X एंड Y में और में नॉट बी इक्वल टू M1 एंड M2। ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके हम लोग लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली आप नहीं बता सकते। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे? रेट
अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे के ए टू द पावर एक्स इंटू बी टू द पावर वाई, वेयर के क्या है भाई साहब, के है आपका रेट कांस्टेंट, के क्या है, रेट कांस्टेंट। तो यहां भी के रेट कांस्टेंट था, तो यहां पे एक रिएक्टेंट था, यहां पे दो रिएक्टेंट हो, कितना भी रिएक्टेंट हो सबके साथ यही होने वाला है, सबके पावर में कुछ ना कुछ होगा। ओके, और ये पावर क्या क्या हो सकता है, ये पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके ही लिखेंगे। तो समझ में आया रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के पावर सम कांस्टेंट के। ओके, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आइए अब एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे उसका रेट एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे। जैसे एक छोटा सा रिएक्शन NO प्लस O2 मिलके बना देगा NO2। बैलेंस कीजिए इस रिएक्शन को। तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन 1 है 2 3, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा और यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। ओके, बैलेंस हो गया सिंपली। तो अगर आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है ना, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंटली, अब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके यहाँ तो आपको नहीं दिखा सकते, तो जो हम बोलेंगे वो आपको मानना है। तो है क्या कि रेट इक्वल टू के इंटू NO का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा O टू द पावर 1। कोइंसिडेंटली यहाँ पे जो आप रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो गया। ओके, अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड में क्या है, अगर आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब इसके लिए जब आपको रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो रेट इज इक्वल टू होता है के कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू द पावर 1 लिखें ना लिखें क्या फर्क पड़ता है, Cl टू द पावर 1/2। ओके, तो ऐसे हम लोग रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं। चलो, अब ये पावर का तो कुछ अपना इंपॉर्टेंस होना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल, अब जो ये पावर जो है ना, इस पावर के ऊपर आपका 50 से 70% चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना, लेकिन पूरा आपका केमिकल काइनेटिक्स का 50 से 70% पार्ट इस पावर के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इस पावर का, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग। तो देखना ध्यान से, यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ समझ गए अच्छे से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है भाई साहब? तो जैसे हम लोग रेट लॉ पढ़े, अकॉर्डिंग टू पहले एक M1A प्लस M2B मिल के बना दिया कोई प्रोडक्ट, और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अनुसार रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A to the power X into B to the power Y, और रेट इक्वल टू आप क्या लिख लेंगे कि A to the power X into B to the power Y। ओके, अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखा आप लोगों ने हमने क्या किया? बिल्कुल देखा, हम लोगों ने किया कि रेट लॉ के अनुसार जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन का जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा।
तो क्या होगा डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ये अभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तो दो रिएक्टेंट था, एक रिएक्टेंट भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ले लीजिए M1A बस और बना दिया प्रोडक्ट, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K A टू द पावर X A ले लीजिए, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा A। आई बात समझ में? तो यहाँ भी ये X जो है ना A का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और Y जो है B का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और X प्लस Y किए तो ओवरऑल रिएक्शन आया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया इसका M1A M2B प्रोडक्ट। अब इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। सबसे पहले क्या फैक्ट है, तो हम लोगों ने रेट लॉ में ही पढ़ चुका था, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये हम लोग थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के, हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं x प्लस वाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड हम लोग करते हैं, थ्योरेटिकली डिसाइड नहीं कर सकते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू 0 हो सकता है, दोनों को ऐड करने के बाद भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, निगेटिव हो सकता है ना, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ओके, अभी कुछ देर पहले एक हम लोग रिएक्शन देखे थे, देखना ध्यान से, कौन सा रिएक्शन था? तो रिएक्शन था पहला NO प्लस O2 मिल के बनाया था NO2। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और इसके लिए देखिए आपको जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा ना तो ये रेट एक्सप्रेशन गिवन होगा कि NO का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O टू द पावर 1। अगर आपसे पूछे भाई साहब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, चलिए क्या बताएंगे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कोई बताएंगे? बिल्कुल सही, आपने जो सोचा 2 + 1 = 3। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 3। सेकेंड नंबर देखना, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कराया था सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बना था CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन बाहर निकला था। तो इसका और पहले तो रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन क्या आया था कि CHCl3 टू द पावर 1 और Cl टू द पावर 1/2। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 + 1/2, इट मीन्स 3/2। ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। हो गया एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या देखे, x एंड y एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिसाइड करते हैं, और अगर हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो उसके लिए रेट एक्सप्रेशन गिवन होगा, तब हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना होगा। सेकेंड थिंग, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। अब ये स्लोएस्ट स्टेप बोले तो अगर कोई रिएक्शन देखना x से y बना, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, y से z बना, अब सपोज दैट ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो x से y बना, y से z बना, ओके, या फिर और z फाइनल ये भी नहीं मान लेते हैं, चलिए एक और मान लेते हैं m बना, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो मतलब ये रिएक्शन 3 स्टेप में प्रोसीड हुआ, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अब रिएक्शन हुआ, ये फास्ट हुआ, ये बहुत ही फास्ट हुआ, और यहाँ पे बहुत फास्ट हुआ, फिर यहाँ पे स्लो हो गया। जैसे आप मूवी देखते हैं, कोई बहुत फास्ट दौड़े आया, फिर उसका स्लो मोशन दिखाने लगा,
है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन स्लो हो गया, लेकिन फिर से कुछ देर बाद उसका फास्ट हो गया। टिकटॉक वाला वीडियो सब आप तो देखते ही हैं। चलिए, भले भारत में बैन हो गया लेकिन फिर भी यूट्यूब पे तो देखते हैं। तो उसमें आप क्या देखते हैं, फास्ट है, फिर स्लो हुआ, फिर फास्ट हो गया, है ना। तो जो रिएक्शन का रेट है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप। क्या मतलब समझे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और इसी के अनुसार हम लोग को रेट एक्सप्रेशन लेना होगा, वॉट एवर जो भी हो। y टू द पावर समथिंग, y टू द पावर सपोज दैट 1 हो, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो जाएगा, ना कि 3 होगा, 1 2 3 नहीं, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए, इस चीज़ को हम लोग दूसरे टर्म में समझते हैं। दूसरे टर्म बोले तो सपोज दैट कोई कार फैक्ट्री है ना। उस कार फैक्ट्री में एक दिन में 2 इंजन तैयार होता है। एक दिन में 2 इंजन तैयार हुआ, लेकिन बॉडी पार्ट 8 तैयार हो रहे हैं। 2 इंजन है, बॉडी पार्ट 8 है, और टायर्स 25 तैयार हो रहे हैं, मतलब किसी दूसरे कंपनी से मंगा रहे हैं 25। तो अब आप बताइए कि उस कंपनी में 2 इंजन, बॉडी पार्ट 8 और टायर 25 हैं, तो एक दिन में कितना कार तैयार होगा, सोच के बताइए। बस 2 ही कार तैयार होगा ना। क्यों भाई, क्योंकि इंजन तो 2 ही हैं, आप बॉडी पार्ट और टायर को मिला के थोड़े ना कार बना सकते हैं। तो आप क्या समझे, यहाँ पे स्लोएस्ट रेट से कौन तैयार हो रहा है, इंजन। इसलिए कार जो है वो डिपेंड करेगा कि कंपनी में कितना इंजन मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है। आई बात समझ में। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन का रेट भी स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ओके, वेरी गुड, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो देख लिए, हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और भी आगे हम लोग देखेंगे, अलग अलग टाइप का रिएक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल्स ही देख लीजिए। अगर ये मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, अब हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, एक थ्योरेटिकल एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एक रिएक्शन है M1A और मिल के बना दिया प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट एक्सप्रेशन है कि a टू द पावर 0, a टू द पावर क्या आ गया 0। तो रेट इक्वल टू k इंटू a टू द पावर कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0 आ गया, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 0। तो जैसे ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 आया, अब आप इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ऐसे ही सेकंड, अगर M1A है और प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार रेट एक्सप्रेशन में ना, रेट एक्सप्रेशन में अगर k टू द पावर 1 आ गया, सॉरी k टू द पावर नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1 आ गया, तो इस बार आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1। समझे। और जैसे ही 1 हुआ, अब इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब होगा, तो इस रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, आइए देखते हैं। इस रेट कांस्टेंट के यूनिट को कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले अगर आप रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो उसमें क्या पाएंगे, कौन कौन से टर्म है, सब टर्म को यूज कीजिए। जैसे सिंपली अब फिर से आ जाते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अनुसार, सॉरी रॉ लिख दिया, रेट लॉ। चलिए, तो यहाँ पे आपने लिखा रेट इक्वल टू के, अब कंसंट्रेशन टू द पावर n, थ्योरेटिकली हम लोग लिख लिए
रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n। और देखना ध्यान से, ये रेट भी है ना, रेट भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रेट भी कंसंट्रेशन बाई टाइम है। रेट भी क्या है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई टाइम, या फिर इंस्टेंटेनियस भी देखे थे तो एक पार्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन बाई टाइम। ओके, तो इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर n हो जाएगा। तो अब k के बारे में सोचिए आप, k, तो k इक्वल टू क्या हो गया? कंसंट्रेशन टर्म को नीचे ले लेते हैं, तो बताइए k इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बाई टाइम, कंसंट्रेशन बाई टाइम। अब अच्छा, ये कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में रखते हैं ऐसे, इनटू कंसंट्रेशन टू द पावर n, कंसंट्रेशन टू द पावर n। अब इसको ऊपर ले लीजिए, क्योंकि ऊपर भी कंसंट्रेशन नीचे भी कंसंट्रेशन, तो k का यूनिट आ जाएगा कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n, कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n बाई में टाइम। ऐसे हम लोग किसी भी रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये जो रिएक्शन हुआ उसमें लिखा हुआ है R से बन गया P और रेट एक्सप्रेशन है K इंटू R टू द पावर 0, यानी n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 0। जब n का वैल्यू 0 आ गया तो आपने यूनिट के लिए क्या पढ़ा है? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n बाई टाइम। और हम लोग क्या करने वाले हैं? कंसंट्रेशन n के जगह पे 0, तो सिर्फ बच जाएगा कंसंट्रेशन बाई टाइम। और बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, ऊपर जाके हो जाएगा पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का आगे देखते हैं। ओके, आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर होगा तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा तो क्या हो गया। पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो एक सेकेंड नंबर में अगर वही है हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रेट इक्वल टू गिवन है K इंटू R टू द पावर 1। मतलब इस बार n का वैल्यू कितना है? 1। पुट कर लीजिए K का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? बाई टाइम 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन टू द पावर 0 बाई टाइम। किसी का भी पावर 0 होता है, वैल्यू हो जाता है 1 बाई टाइम। मतलब क्या समझे? पर सेकेंड ओनली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है पर सेकेंड। इसका यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या समझे? कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए अब एक और देख लेते हैं। थर्ड, रिएक्टेंट है हमारे पास, प्रोडक्ट है हमारे पास, और रेट एक्सप्रेशन है हमारे पास K इंटू R टू द पावर 2। तो देखना n का वैल्यू अब कितना हो गया भाई साहब? 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग K इक्वल टू क्या लेने वाले हैं? कंसंट्रेशन
टू द पावर 1-2 बाई टाइम। ओके, तो k इक्वल टू कंसंट्रेशन का पावर 1/2 होने का मतलब हो गया कंसंट्रेशन टू द पावर -1 बाई टाइम। अब देखना ध्यान से कि ऊपर हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर -1 बाई टाइम, तो टाइम का सेकेंड। अब देखना मोल, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा पर मोल। पर लीटर कैंसिल होके क्या हो जाएगा लीटर, और यहाँ पे पर सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आएगा लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये यूनिट आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसी का भी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन गिवन हो उसका यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। चलिए तो कैलकुलेट करके बताइए। एक दो क्वेश्चन लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? वेरी गुड, होशियार हो तुम लोग। तो एक क्वेश्चन दिया, जैसे रेट एक्सप्रेशन क्या करना है आप लोग को, इसको मिटाइए। क्वेश्चन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन for the following rate expression। कुछ रेट एक्सप्रेशंस हैं जिनके लिए हम लोग को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ए रेट है इक्वल टू कांस्टेंट a टू द पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर -1। सेकेंड क्वेश्चन है रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1/2 और b टू द पावर 1। c है रेट इक्वल टू k a टू द पावर -1 b टू द पावर 2, और d में चारों का बनाना है, अलग अलग ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, केबीसी नहीं खेल रहे हैं आपके साथ। रेट इक्वल टू k a टू द पावर 1 और b टू द पावर -1। चलो अब कैलकुलेट करो फटाफट। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा भाई साहब, 0 + -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया -1। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन +1/2 + 1 3/2। यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 + 2 1, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 1 - 1 = 0। ओके, तो देखा आपने रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सब बात समझ में आई। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, और आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते रहिए, आगे भी वीडियो आते रहेंगे। इस चैप्टर में अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। उसमें हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन, कम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंस मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, फिर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।